नमस्कार। पिछले हफ्ते की कई अहम खबरें और विश्लेषण हमारे सामने हैं जिनसे जुड़े स्रोतों को हमने खंगाला है। आज हम इन्हीं से निकले कुछ सबसे ज़रूरी और दिलचस्प पहलुओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। हमारा इरादा है इन जटिल विषयों को थोड़ा आसान बनाना और ये समझना कि इन घटनाओं का असल मतलब क्या है। तो चलिए अर्थव्यवस्था से लेकर कानून और स्वास्थ्य तक इन स्रोतों की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ खबरें जानना काफ़ी नहीं होता, उनके पीछे के मायने और वो कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं, ये समझना ज़रूरी है। हाँ, तो शुरुआत अर्थव्यवस्था से करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विश्लेषण से एक थोड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है। भारत से बाहर जाने वाला लगभग 60% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मतलब आउटवर्ड एफडीआई, वो टैक्स हेवन देशों में जा रहा है। हाँ, 60%। और इसमें सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई जैसे देश सबसे आगे हैं। टैक्स हेवन यानी जहां टैक्स ना के बराबर लगता है। बिल्कुल। टैक्स हेवन वो देश होते हैं जहां टैक्स या तो बहुत कम है या है ही नहीं। कंपनियां अक्सर टैक्स बचाने और जो नियम कानून की जटिलता होती है उससे बचने के लिए पैसा पहले इन देशों में भेजती हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि कई बार यही पैसा थोड़ा रूप बदलकर वापस भारत में निवेश के तौर पर आ जाता है, जिसे हम इनवर्ड एफडीआई कहते हैं। मतलब पैसा बाहर गया फिर घूमकर वापस आ गया। हाँ, इसमें वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट यानी डीटीए जैसी संधियां भी मदद करती हैं जो दोहरे टैक्स से बचाती हैं। तो ये सिर्फ टैक्स बचाने का खेल है या इसका कोई और मतलब भी है? और ये जो पैसा घूमकर वापस आता है, क्या वो वैसा ही निवेश होता है जैसा सीधा आने वाला एफडीआई? देखिए, टैक्स बचाना तो एक कारण है ही, लेकिन ये पैटर्न ये भी दिखाता है कि शायद भारतीय कंपनियों का जो वैश्विक विस्तार है वो वित्तीय इंजीनियरिंग और टैक्स बचाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, बजाय इसके कि वो सीधे विदेशों में कोई फैक्ट्री लगाएं या उत्पादन क्षमता बढ़ाएं। और जब पैसा घूम कर आता है तो ये देखना जरूरी है कि ये किस शक्ल में आ रहा है। क्या ये लंबे समय के लिए किसी फैक्ट्री या कंपनी में लग रहा है, जिसे हम एफडीआई कहते हैं, मतलब जहां निवेशक का इरादा सिर्फ पैसा लगाना नहीं बल्कि कंपनी चलाने में भी हिस्सा लेना होता है, कम से कम 10% हिस्सेदारी। ठीक है। या फिर ये सिर्फ शेयर बाजार में छोटे समय के मुनाफे के लिए लगाया गया पैसा है, जिसे हम एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और एफपीआई जो होता है ना, वो ज्यादा टिकाऊ नहीं होता, निवेशक जल्दी पैसा निकाल सकते हैं। समझ गया। मतलब टैक्स हेवन वाला रास्ता शायद उतना पक्का या फायदेमंद ना हो अर्थव्यवस्था के लिए। खैर, वैश्विक मामलों में एक और अहम मुद्दा है ईरान का चाबहार बंदरगाह। खबर आ रही है कि अमेरिका भारत को जो छूट मिली भी थी वो वापस ले सकता है। हाँ, ये भारत के लिए यकीनन एक मुश्किल स्थिति है। चाबहार बंदरगाह सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, वो भारत की सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने की रणनीति का बहुत अहम हिस्सा है, खासकर पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए। हाँ, वो तो है। भारत इसमें काफी पैसा लगा चुका है, करीब 200 करोड़ रुपए। और अभी हाल ही में ईरान के साथ 10 साल का एक बड़ा समझौता भी हुआ है बहश्ती टर्मिनल को चलाने के लिए। अच्छा, 10 साल का? जी। 2018 में अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को अपने प्रतिबंधों से छूट दी थी, लेकिन अब अगर वो इसे वापस लेता है तो ये भारत के रणनीतिक हितों और निवेश दोनों के लिए एक बड़ा झटका होगा। ये कहीं ना कहीं भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर भी सवाल उठा सकता है। बिल्कुल, ये तो कूटनीति की बड़ी महीन चालें हैं। अच्छा, दूसरी तरफ देखें तो भारत सरकार देश के अंदर भी उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मतलब पीएलआई स्कीम, इसे एसी और एलईडी लाइट्स जैसे वाइट गुड्स के लिए फिर से खोल दिया गया है। हाँ, ये पीएलआई स्कीम जो 2020 में शुरू हुई थी, इसका मकसद बिल्कुल साफ है, भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। जो कंपनियां भारत में सामान बनाती हैं, उनकी बिक्री बढ़ने पर सरकार उन्हें नकद इंसेंटिव देती है। अच्छा, सीधा पैसा? हाँ, सीधा नगद प्रोत्साहन। सोच ये है कि इससे बाहर से आने वाले सामान पर निर्भरता कम होगी, अपना निर्यात बढ़ेगा और हाँ, रोजगार भी पैदा होंगे। और इसका असर दिखा है क्या कहीं? बिल्कुल। मोबाइल फोन सेक्टर में तो इसका जबरदस्त असर दिखा है। कुछ ही सालों में निर्यात $34 मिलियन से बढ़कर $11 बिलियन के पार चला गया। अरे वाह, $34 मिलियन से 11 बिलियन। हाँ, गजब का उछाल। अब सरकार यही सफलता व्हाइट गुड सेक्टर में, मतलब एसी, एलईडी वगैरह में दोहराना चाहती है।
अक्टूबर 2024 तक कंपनियां इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। देखना होगा कि मोबाइल वाली कहानी यहाँ दोहराई जा सकती है या नहीं, क्योंकि हर सेक्टर की अपनी चुनौतियां होती हैं। चलिए अब जरा पर्यावरण और संसाधनों की तरफ चलते हैं। असम के गोलाघाट में प्रधानमंत्री ने भारत के पहले बांस आधारित बायो एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। जी, ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है और कहा जा रहा है कि ऐसा प्लांट दुनिया में अपनी तरह का पहला है। दुनिया में पहला? हाँ, यहाँ बांस का इस्तेमाल करके इथेनॉल बनाया जाएगा। बांस तो पूर्वोत्तर भारत में खूब होता है। हाँ, बहुत होता है। इस इथेनॉल को फिर पेट्रोल में मिलाया जाएगा। भारत का लक्ष्य है E20 यानी पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का। अच्छा, इसके फायदे क्या होंगे? फायदे कई हैं। एक तो कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी, जिससे विदेशी मुद्रा बचेगी। दूसरा, ये पेट्रोल से ज्यादा साफ ईंधन है तो प्रदूषण कम होगा। और ये भारत का जो 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य है उसे पाने में भी मदद करेगा। और बांस भी तो अपने आप में कमाल की चीज है ना? अरे बिल्कुल, भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक है। बांस सिर्फ इथेनॉल के लिए ही नहीं है, ये बहुत तेजी से बढ़ता है, मजबूत भी होता है। कागज, फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट, घर बनाने के सामान सब में काम आता है। और एक खास बात, ये कार्बन डाइऑक्साइड सोखने में भी बहुत अच्छा है, जिसे कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। और सरकार ने इस बांस उद्योग में 100% FDI की इजाजत भी दी हुई है, जो दिखाता है कि इसमें कितनी संभावनाएं हैं। तो एक तरफ तो बांस जैसे टिकाऊ समाधान है, लेकिन दूसरी तरफ वन्य जीवों पर खतरा भी है। सुप्रीम कोर्ट ने बाघों की खाल और हड्डियों की तस्करी की CBI जांच की मांग की है। ये तो चिंता की बात है, खासकर जब दुनिया के 70% बाघ भारत में हैं। ये बेहद बेहद गंभीर मामला है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत उसे सबसे ऊंची सुरक्षा यानी शेड्यूल 1 में रखा गया है। इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया में, इनकी खाल और हड्डियों की बहुत मांग है, पारंपरिक दवाओं और सजावटी चीजों के लिए। इसी वजह से इनका अवैध शिकार रुक नहीं रहा। लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर जैसे कार्यक्रम तो कई दशकों से चल रहे हैं, फिर भी ये हाल क्यों? क्या कोशिशें कम पड़ रही हैं? नहीं, देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में शुरू हुआ और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA जैसे प्रयासों ने बाघों की संख्या बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। आज भारत में 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। 58। लेकिन ये जो तस्करी का नेटवर्क है ना, ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है। सिर्फ जंगलों की सुरक्षा बढ़ाना काफी नहीं है, हमें इंटेलिजेंस जुटाने, दूसरे देशों के साथ सहयोग बढ़ाने और इन अवैध धंधों के जो सरगना हैं उन तक पहुंचने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का CBI जांच का आदेश शायद यही दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है और शायद स्थानीय जांचें इसकी तह तक नहीं पहुंच पा रही हैं। सही कहा, ये सिर्फ जानवरों को बचाने का नहीं बल्कि एक संगठित अपराध से लड़ने का मामला भी है। चलिए अब जरा समुद्र की गहराइयों में झांकते हैं। भारत को हिंद महासागर में कार्लसबर्ग रिज नाम की जगह पर समुद्री खनन के लिए खोज का लाइसेंस मिला है। हाँ, ये लाइसेंस इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA ने दिया है। ISA ही समुद्र तल के संसाधनों के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार ग्लोबल बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर जमाइका में है। अच्छा, जमाइका में? जी। ये लाइसेंस भारत को कार्लसबर्ग रिज वाले इलाके में पॉलीमेटालिक सल्फाइड यानी PMS की खोज करने की इजाजत देता है। ये समुद्र तल पर जो गर्म पानी के सोते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, उनके पास बनते हैं। पॉलीमेटालिक सल्फाइड, इसमें होता क्या है? इनमें तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं होती हैं। अरे वाह! तो इसका भारत के लिए क्या मतलब है? क्या हम जल्दी ही समुद्र से खनिज निकालने लगेंगे? देखिए, ये अभी सिर्फ एक्सप्लोरेशन यानी खोज का लाइसेंस है, माइनिंग यानी खनन का नहीं। भारत को पहले भी हिंद महासागर के दूसरे हिस्सों में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स खोजने का अधिकार मिल चुका है। अच्छा, वो गोल गोल पत्थर जैसे? हाँ, जिनमें मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट, तांबा होता है और कोबाल्ट रिच क्रस्ट की खोज का भी अधिकार है। ये सारे खनिज इसलिए महत्वपूर्ण हो रहे हैं क्योंकि ये बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर भारत इन्हें सफलतापूर्वक ढूंढ लेता है और भविष्य में निकालने की तकनीक विकसित कर लेता है, तो इससे इन जरूरी खनिजों के लिए चीन जैसे देशों पर हमारी निर्भरता कम हो सकती है। लेकिन समुद्र तल खनन से पर्यावरण को होने वाले खतरों पर भी बहुत बहस चल रही है और इस पर अभी दुनिया में कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारत ने निकेतन सी माउंट के लिए भी लाइसेंस मांगा था,
वो अभी मिला नहीं है। यानी ये एक लंबी दौड़ है पर रणनीतिक तौर पर जरूरी है। अब आते हैं कुछ सामाजिक और कानूनी मुद्दों पर। एक नया कानून है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। इसकी काफी चर्चा है। क्या है ये? यानी इलीगल इमिग्रेशन और उससे जुड़ी धोखाधड़ी जैसे फर्जी कागज बनाना वगैरह को रोकना। अच्छा। इसके तहत शिक्षण संस्थानों मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी पर एक नई जिम्मेदारी डाली गई है। उन्हें अपने विदेशी छात्रों की हाजिरी और उनके अकादमिक प्रदर्शन की जानकारी नियमित रूप से सरकार को देनी होगी। हर छात्र की? जी हाँ, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। साथ ही जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स है उन्हें और मजबूत करने की बात है, जैसा हमने असम में एनआरसी प्रक्रिया के दौरान देखा था। क्या इसमें किसी को छूट भी दी गई है? और क्या इसका कोई कनेक्शन एनआरसी या सीए से है? हाँ, कुछ छूटे हैं। नेपाल और भूटान के नागरिकों को भारत आने जाने और रहने के लिए वीजा या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। जो तिब्बती शरणार्थी पहले से भारत में हैं, श्रीलंकाई तमिल हैं और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2024 तक आए 6 गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य हैं, उन्हें भी कुछ नियमों से छूट मिल सकती है। और हाँ, ये प्रावधान निश्चित रूप से एनआरसी और सीएए से जुड़ी जो बहसें और चिंताएं हैं, उनकी पृष्ठभूमि में देखे जा रहे हैं। इसका एक पहलू तो राष्ट्रीय सुरक्षा का है, तो दूसरा मानवाधिकारों और प्रवासियों के अधिकारों का भी है। इसी से मिलता जुलता एक और मामला आधार कार्ड और वोटिंग अधिकार का है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है इस पर। जी हाँ, ये मामला बिहार चुनाव से जुड़ा था। वहां चुनाव आयोग ने वोटर की पहचान के लिए जो 11 दस्तावेजों की लिस्ट बनाई थी, उसमें से आधार कार्ड को हटा दिया था। क्यों हटा दिया था? शायद कुछ भ्रम रहा होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए कहा कि भाई आधार कार्ड तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 का हिस्सा है और इसे वोटर आईडी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा। कोर्ट ने एक बहुत जरूरी बात दोहराई कि आधार पहचान का सबूत है, नागरिकता का नहीं, और वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार है। सिर्फ आधार ना होने पर किसी को वोट देने से रोका नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर वो चिंता भी तो होगी कि कोई गैर नागरिक वोट ना दे दे। हाँ, कोर्ट ने वो चिंता भी जताई कि फर्जी आधार कार्ड के जरिए कोई गैर नागरिक वोट ना दे पाए, इसका इंतजाम होना चाहिए। तो ये पहचान और नागरिकता के बीच का एक पेचीदा मसला है। बिल्कुल। अच्छा, महाराष्ट्र से खबर है, वहां बंजारा समुदाय अपने लिए अनुसूचित जनजाति यानी एसटी दर्जे की मांग कर रहा है। हाँ, बंजारा समुदाय, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से घुमंतू व्यापारी या लबान या बेपारी भी कहते हैं, और जिनकी अपनी एक खास गोर बोली या लाम्बड़ी भाषा और संस्कृति है, वे महाराष्ट्र में एसटी का दर्जा चाहते हैं। उन्हें ये दर्जा कहीं और मिला हुआ है क्या? हाँ, राजस्थान जैसे कुछ और राज्यों में उन्हें एसटी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में वे अभी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी या फिर विमुक्त जाति घुमंतू जनजाति वीजेएनटी श्रेणी में आते हैं। तो एसटी दर्जा मिलने से क्या फर्क पड़ेगा? एसटी दर्जा मिलने से उन्हें शिक्षा, सरकारी नौकरियों और राजनीति में आरक्षण का लाभ मिलेगा। उनका मानना है कि इससे उनका जो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है वो दूर करने में मदद मिलेगी। उनका इतिहास भी काफी समृद्ध रहा है। अलाउद्दीन खिलजी से लेकर मुगलों तक के समय में वे सेनाओं के लिए सामान पहुंचाने का काम करते थे। संत सेवालाल महाराज उनके बहुत पूज्य संत हैं। किसी समुदाय को एसटी लिस्ट में शामिल करने की प्रक्रिया क्या होती है? ये आसान तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। ये एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है। सबसे पहले तो राज्य सरकार को सिफारिश करनी होती है, फिर वो प्रस्ताव केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास जाता है। अच्छा, पहले राज्य फिर केंद्र। हाँ, मंत्रालय उसे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी के पास भेजता है। इन दोनों की सहमति जरूरी है। अच्छा, आरजीआई और एनसीएसटी दोनों की? जी हाँ। इसके बाद मामला केंद्रीय कैबिनेट में जाता है और अगर वहां से मंजूरी मिल गई तब जाकर अंत में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। उसके बाद ही समुदाय को एसटी माना जाता है। बाप रे, काफी लंबी प्रक्रिया है। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया में वो लोकहुर समिति 1965 वाले मानदंड भी देखे जाते हैं, जैसे आदिम लक्षण, खास संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बाकी समाज से झिझक और पिछड़ापन। समझ गया। चलिए अब स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं का प्रतिरोध, मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एएमआर, ये एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है।
ये वाकई एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जैसा है। AMR का मतलब है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जैसे जो रोगाणु हैं वो उन दवाओं के खिलाफ ताकत विकसित कर लेते हैं जिनसे पहले उनका इलाज हो जाता था। मतलब दवाएं बेअसर हो जाती हैं? हाँ बिल्कुल, इससे मामूली इन्फेक्शन भी जानलेवा बन सकते हैं। सर्जरी, कीमोथेरेपी जैसी प्रक्रियाएं बहुत खतरनाक हो सकती हैं। WHO इसे दुनिया के टॉप 10 हेल्थ खतरों में गिनता है। अनुमान है कि हर साल लाखों मौतें सीधे सीधे AMR की वजह से हो रही हैं। और भारत में क्या हाल है इसका? क्या हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं? भारत तो AMR के हॉटस्पॉट्स में से एक माना जाता है। यहाँ एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है और अक्सर बिना जरूरत के होता है। जैसे स्रोत बताते हैं कि बच्चों में डायरिया के करीब 70% मामलों में एंटीबायोटिक दे दी जाती है, जबकि ज्यादातर वायरल डायरिया में उनकी जरूरत ही नहीं होती। लोग खुद ही केमिस्ट से एंटीबायोटिक खरीद लेते हैं, डॉक्टर की सलाह के बिना, पूरा कोर्स नहीं करते, या फिर डॉक्टर भी कई बार हल्के इन्फेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक लिख देते हैं। और जानवरों में भी तो इस्तेमाल होता है। हाँ, पशुपालन और खेती में भी एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध इस्तेमाल एक बड़ी वजह है। इस समस्या की गंभीरता को सरकार समझ तो रही है, नेशनल एक्शन प्लान भी है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे लागू करना, लोगों और डॉक्टरों में जागरूकता लाना और दवा बिक्री को कंट्रोल करना, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। ये तो वाकई चिंता की बात है। अच्छा, एक और दवा समूह है जो आजकल काफी चर्चा में है, GLP-1 ड्रग्स। WHO ने इन्हें अपनी जरूरी दवाओं की लिस्ट में शामिल किया है। ये क्या चीज है? GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दवाएं जैसे सेमाग्लूटाइड, लिराग्लूटाइड, ये दवाएं असल में टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए बनी थीं, लेकिन फिर पता चला कि ये वजन घटाने में भी बहुत कारगर हैं। अच्छा, वजन घटाने में भी? हाँ, बहुत प्रभावी। ये दवाएं हमारे शरीर में बनने वाले 2 हार्मोन GLP-1 और GIP की नकल करती हैं। ये हार्मोन हमारी आंतों में तब बनते हैं जब हम खाना खाते हैं। ये दिमाग को सिग्नल भेजकर भूख कम करते हैं, पेट के खाली होने की रफ्तार धीमी करते हैं और इंसुलिन का निकलना बढ़ाकर ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। तो WHO की जरूरी दवाओं की लिस्ट में आने से क्या फर्क पड़ेगा? ये लिस्ट होती क्या है? WHO की ये जो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है, ये उन बुनियादी दवाओं की लिस्ट है जो किसी भी हेल्थ सिस्टम में हर समय मौजूद होनी चाहिए। इसमें शामिल होने का मतलब है कि इन दवाओं को पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अच्छा। इससे सरकारों पर एक तरह का दबाव बनता है कि वे इन दवाओं को अपने नागरिकों के लिए सस्ता और आसानी से उपलब्ध कराएं। GLP-1 दवाएं अभी बहुत महंगी हैं, खासकर भारत जैसे देशों में आम आदमी की पहुंच से तो बाहर ही हैं। हाँ, सुना है काफी महंगी है। जी, तो उम्मीद है कि इस कदम से इनकी कीमतें कम होंगी और ज्यादा लोग जिन्हें डायबिटीज या मोटापे की वजह से इनकी जरूरत है वो इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी उपलब्धता और कीमत दोनों सुधर सकती हैं। स्वास्थ्य से ही जुड़ी एक और थोड़ी परेशान करने वाली खबर अमेरिका से है। वहाँ फेंटेनल का जो संकट चल रहा है उसमें भारत का नाम भी आ रहा है। फेंटेनल एक सिंथेटिक ओपियोइड है, मतलब अफीम जैसा लेकिन लैब में बना हुआ, और ये मॉर्फिन से 50 से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। 100 गुना? हाँ, इसे डॉक्टरी सलाह पर बहुत तेज दर्द के इलाज में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमेरिका में ये एक बहुत बड़े नशे के संकट की वजह बन गया है। इसकी लत बहुत जल्दी लगती है और थोड़ी सी भी ज्यादा मात्रा जानलेवा हो सकती है। अमेरिका में ड्रग ओवरडोज से जो मौतें हो रही हैं उनमें ये सबसे बड़ा कारण बन गया है। और इसमें भारत का नाम कैसे आया? अमेरिकी अधिकारियों का ये आरोप है कि फेंटेनल बनाने के लिए जो केमिकल चाहिए होते हैं, जिन्हें प्रीकर्सर केमिकल कहते हैं, उनमें से कुछ की अवैध सप्लाई भारत से हो रही है। अच्छा। हाँ, इसी आरोप में हाल ही में कुछ भारतीय फार्मा कंपनियों के अधिकारियों के वीजा रद्द करने जैसी खबरें भी आई थी। हालांकि माना यही जाता है कि अमेरिका में अवैध फेंटेनल का जो मुख्य सोर्स है वो चीन और मेक्सिको के ड्रग कार्टेल्स हैं। वो या तो बनी बनाई फेंटेनल भेजते हैं या फिर केमिकल मंगाकर वहीं बना लेते हैं। लेकिन भारत का नाम आना भी निश्चित रूप से चिंता की बात है और भारतीय अधिकारियों को इस पर ध्यान देना होगा। तो ये थी पिछले हफ्ते की कुछ अहम कड़ियां। अर्थव्यवस्था में ग्लोबल कनेक्शन और घरेलू नीतियां, पर्यावरण में नई तकनीक और पुरानी चुनौतियां, समाज और कानून में बदलते समीकरण और स्वास्थ्य में नई दवाएं और पुराने संकट। हाँ, इन सभी विषयों को अगर देखें तो एक बात साफ दिखती है,
चाहे वो एफडीआई का रास्ता हो या चाबहार की जियोपॉलिटिक्स, पीएलआई स्कीम का असर हो, बांस से इथेनॉल बनाने की तकनीक, बाघों को बचाने की जद्दोजहद, समंदर की गहराई में छुपे संसाधन, इमिग्रेशन कानून, वोटिंग का अधिकार, समुदायों की पहचान की लड़ाई, एएमआर का बढ़ता खतरा, नई दवाओं से जगी उम्मीद या फिर फेंटेनिल जैसा नया संकट, हर जगह जानकारी, विश्लेषण और एक संतुलित नजरिए की जरूरत है। बिल्कुल। और यहाँ से एक विचार लेकर आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी जैसे बायोएथेनॉल प्लांट या समुद्री खनन की संभावना वो समस्याओं के हल पेश कर सकती है। स्रोत में एआई के ऑडिटिंग में इस्तेमाल की भी बात थी, लेकिन वही टेक्नोलॉजी या उससे जुड़ी इंसानी गतिविधियां नई या और बड़ी चुनौतियां भी खड़ी कर देती हैं, जैसे एएमआर या फेंटेनिल जैसी सिंथेटिक ड्रग्स का गलत इस्तेमाल। सही कहा। तकनीक अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल कैसे होता है और उसका समाज, अर्थव्यवस्था और नैतिकता पर क्या असर पड़ता है, ये मायने रखता है। भविष्य इसी संतुलन को साधने की चुनौती हमारे सामने रखता रहेगा कि कैसे हम इनोवेशन का फायदा उठाएं और कैसे उसके जो संभावित खतरे हैं उनसे खुद को बचाएं। ये एक लगातार चलने वाली बहस है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस बातचीत से कुछ नए पहलू सोचने को मिले होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर ये एनालिसिस आपको यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें